The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स के इस कोर्स को सबसे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पार्ट ए और पार्ट बी में आपका ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, जिसके अंदर आपने पढ़ी थी काइनेटिक्स ऑफ सिंपल रिएक्शन और काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पार्ट सी, जिसमें हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे थे। सबसे पहली थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी आर्हेनियस की थ्योरी, और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे एक्टिवेशन एनर्जी के, और उसके ऊपर बेस मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे आखिर आपके फीचर्स क्या होते हैं आर्हेनियस इक्वेशन के, और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर भी, गेट के अंदर भी, या फिर IIT जैम के अंदर भी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 19 of chemical kinetics. अभी तक 18 lectures already अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑन कर लो, बिल्कुल बेसिक से कवर करा है, सब कुछ आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको कुछ और चैप्टर पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़े थे कुछ फीचर्स एक्टिवेशन एनर्जी के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ फीचर्स आर्हेनियस इक्वेशन के। तो फीचर्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और फीचर्स ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको प्रीवियस ईयर के, आज भी आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो आज के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं। अगर आप लोग कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझोगे तो टाइम लग सकता है उन क्वेश्चनों करने के अंदर, लेकिन अगर आपको फीचर समझ में आ गए तो टाइम नहीं लगेगा। विदिन 30 सेकंड, विदिन 40 सेकंड आप लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। सबसे पहला फीचर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन हायर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लोअर विल बी द रेट कांस्टेंट। तो बहुत सिंपल सा फीचर है, क्लास 12 से पढ़ते हुए आए हो। इक्वेशन आपके सामने है, इक्वेशन को देख के कोई बोल देगा कि अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपके पास क्या है, पहला फीचर है। तो बहुत ईजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर के ऊपर। नेक्स्ट फीचर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज ऑन रेट कांस्टेंट मींस रेट कांस्टेंट रेशो इज हायर। तो बहुत सिंपल सा फीचर है, ये भी बस इसको समझ जाओगे तो आपको जहां पर ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। समझने के लिए एग्जांपल यहां पर लेकर चल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई 2 रिएक्शन हो रही है। एक रिएक्शन का आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, 60 किलो जूल पर मोल है, और सेकंड रिएक्शन का आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 200 किलो जूल पर मोल। मान लीजिए रिएक्शन के पास ये क्या हो रही है, ए से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, और यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, बी से आपके पास क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। दो आपके पास रिएक्शन है, दोनों एक्टिवेशन आपके पास क्या है, अलग अलग आपके पास यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी है। राइट, स्पेलिंग ठीक कर लेता हूं प्रोडक्ट्स की। तो दोनों की आपके पास क्या है, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। अगर आप लोग यहां पर फर्स्ट रिएक्शन के केस के अंदर अपनी फर्स्ट रिएक्शन को लैब में लेकर जाते हो और आप लोग अपने टेंपरेचर को 273 केल्विन से कहां तक इंक्रीज करते हो, 283 केल्विन तक इंक्रीज करते हो, यानी कि डेल्टा टी कितना है, यहां पर 10 केल्विन है। और आप लोग यहां पर चेक करते हो कि आपका जो रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा थ्रू रेट कांस्टेंट रेशो। रेट कांस्टेंट रेशो आपके पास क्या होता है, जो भी आपका यहां पर रेट कांस्टेंट होगा 283 केल्विन के ऊपर, और जो भी आपके पास रेट कांस्टेंट होगा 273 केल्विन के ऊपर, उनके वैल्यू निकाल लो और उनका क्या ले लो आप लोग, रेशो ले लो। इसे आप लोग क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट रेशो बोलते हो। सेम वही चीज आपको करनी है यहां पर सेकंड रिएक्शन के लिए। टेंपरेचर को इंक्रीज करो, सेम 273 से कहां के लिए, 283 के लिए। डेल्टा टी आपका यहां पर भी क्या रहेगा, 10 के रहेगा, और यहां पर भी आप लोग क्या निकाल लो, रेट कांस्टेंट रेशो निकाल लो, यानी कि 283 केल्विन के ऊपर आपके पास रेट कांस्टेंट क्या है, डिवाइडेड बाय 273 केल्विन के ऊपर आपके पास रेट कांस्टेंट क्या है। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ रही है, एक्स निकल कर आ रही है, और इसकी वैल्यू आपके पास वाई निकल कर आ रही है, तो एक्स और वाई के अंदर से बड़ा कौन सा है, ये आपको बताएगा फीचर नंबर 2। तो ये फीचर आपसे कह रहा है कि लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर राइज ऑन रेट कांस्टेंट मींस रेट कांस्टेंट इज हायर। अगर किसी रिएक्शन की आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। यानी कि इस केस में आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी, 200 किलो जूल है, तो सेकंड वाले केस के अंदर आपका यहां पर जो वाई निकल कर आ रहा है ये आपका बड़ा होगा एक्स से। और ये चीज आपको बता कौन रहा है, फॉर्मूला भी आपको यही चीजें बता रहा है। देखिए इस यहां पर आप लोगों ने क्या किया है, आपने कुछ नहीं किया है, 2 रिएक्शन लिए, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अलग अलग है, और यहां पर जो आपका टेंपरेचर रेंज है वो क्या है, 273 से
क्या है 283 केल्विन है। तो फॉर्मूला आपके सामने यहां पर है log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 इंटू में R इंटू में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो फॉर्मूला आपके सामने है, T1 यहां पर भी सेम है, T1 यहां पर भी सेम है, T2 T2 आपके पास क्या है, दोनों में सेम है। यानी कि ये वाला जो आपके पास फॉर्मेट निकल कर आएगा ये दोनों ही रिएक्शन के लिए सेम निकल कर आएगा। और उसके बाद जिसका EA बड़ा होगा उसके लिए log K2/K1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर log K2/K1 बड़ा हो गया तो आपका K2/K1 भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और बेसिकली K2/K1 क्या है, K2 के पास क्या है, रेट कांस्टेंट है T2 टेंपरेचर के ऊपर, और ये आपके पास क्या है, रेट कांस्टेंट है T1 टेंपरेचर के ऊपर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये रेट कांस्टेंट एट 283 केल्विन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 273 केल्विन। तो ये चीज आप लोग यहां से समझ सकते हो कि जिस भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी होगा उसी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसी रेट कांस्टेंट के ऊपर। तो इसको मैंने यहां पर एक जनरल लाइन के अंदर लिखा हुआ है, रेट कांस्टेंट इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द टेंपरेचर। इस चीज को मैंने यहां पर अलग से लिखा भी हुआ है। अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं अपने फीचर नंबर 3 को। एट लोअर टेंपरेचर रेंज इंक्रीज इन टेंपरेचर causes more change in the rate constant than that of the higher temperature range for a chemical reaction with same activation energy। ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर सेकंड फीचर की जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें आपके पास क्या था, यहां पर जो आपका टेंपरेचर रेंज है आपने सेम रखा था, यानी कि T1 के पास क्या है 273 है, इस केस में भी क्या है 273, यहां पर आपके पास क्या है 283, यहां पर भी आपके पास क्या है 283 है। जो आपने पास टेंपरेचर लिया था T1 T2 यहां पर आपके पास दोनों ही केस में क्या थे, सेम थे, जिनकी वजह से वाला पूरा फैक्टर आपके पास क्या निकल कर आ गया था, सेम निकल कर आ गया था। और आपने जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो क्या ली थी, आप लोगों ने अलग अलग ली थी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को तो सेम लेकर चलेंगे, और जो आपके पास है टेंपरेचर डिफरेंस है इसको हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग ले देंगे। टेंपरेचर डिफरेंस को सेम लेंगे लेकिन इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को अलग अलग कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, A प्लस बी से क्या बन रहा है, आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है। आपके पास यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है इस रिएक्शन की, 60 किलो जूल पर मोल है। अब यहां पर मान लीजिए फर्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने टेंपरेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से यानी कि 298 केल्विन से कहां लेकर जा रहे हैं, 35 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जा रहे हैं, यानी कि 308 केल्विन के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो इस केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पर K2/K1 यानी कि रेट कांस्टेंट रेशो को निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे आप लोग, रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन टेंपरेचर डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन टेंपरेचर के ऊपर। तो इसके ऊपर मान लीजिए इसकी वैल्यू निकल आपके पास x निकल कर आ रही है, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, इसी सेम रिएक्शन के अंदर आप लोग टेंपरेचर को इंक्रीज करते गए और आप लोगों ने 200 डिग्री सेल्सियस से 210 डिग्री सेल्सियस के लिए भी यहां पर आपने क्या निकाल लिया, रेट कांस्टेंट को रेशो को निकाल लिया। यहां टेंपरेचर कितना है, पास 473 केल्विन है, यहां पर आपके पास कितना है 483 केल्विन है। तो टेंपरेचर डिफरेंस यहां पर मैंने क्या रखा है, 10 केल्विन ही रखा है। यहां पर आप लोग क्या निकालोगे, यहां पर आप लोग निकालोगे K ऑफ 483 डिवाइडेड बाय K ऑफ 473। इसको भी आप लोग निकाल कर देखोगे, मान लीजिए वैल्यू क्या निकल आपके पास, y निकल कर आई। तो x बड़ा होगा या फिर y बड़ा होगा, ये आपको बताएगा फीचर नंबर 3। ध्यान से देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, एट लोअर टेंपरेचर रेंज इंक्रीज इन टेंपरेचर कोज मोर चेंज इन द रेट कांस्टेंट। लोअर टेंपरेचर रेंज के अंदर अगर आप लोग टेंपरेचर को इंक्रीज करोगे तो आपके रेट कांस्टेंट के ऊपर ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जब आपके पास टेंपरेचर की लोअर रेंज थी, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस थी, इस टाइम के ऊपर आपके रेट कांस्टेंट के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा। यानी कि यहां पर जो आपका x है वो क्या हो जाएगा, y से बड़ा हो जाएगा। और फॉर्मूला भी आपको यही चीज निकाल कर देगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर्मूले को मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं, यहां पर आपके पास क्या है, डेल्टा टी आपके पास टेंपरेचर कितना था 298 केल्विन था, मान लीजिए केल्विन में कन्वर्ट कर रहा हूं, 298 केल्विन यहां पर है, 308 केल्विन यहां पर है, यहां पर कितना है 473 केल्विन, यहां पर आपके पास कितना है 483 केल्विन है। तो देखिए T2 माइनस T1 तो दोनों ही केस में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, 10 केल्विन के बराबर ही रहने वाला है। बात करते हैं T1 इंटू में T2 की, एक्टिवेशन एनर्जी सेम है दोनों केस में, तो ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको काट दो, R भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको भी काट दो। जो भी फर्क पड़ेगा वो किसके लिए पड़ेगा, आपके पास यहां पर T1 इंटू में T2 का पड़ने वाला है। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, 298 इंटू में 308 को मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर क्या करोगे 473 इंटू में 483 को मल्टीप्लाई करोगे। बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा, बड़ा नंबर निकल कर आएगा। यानी कि सेकंड वाले केस के अंदर आपके पास T1 T2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर आपके पास यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाएगी। और अगर ये छोटी होगी तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि जब आपके पास टेंपरेचर का जो डिफरेंस था, टेंपरेचर की जो रेंज थी वो बड़ी थी, उस टाइम के ऊपर आपके पास जो रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या निकल कर आया, छोटा निकल कर आया। इस चीज को मैंने यहां पर अलग से लिखा भी हुआ है। फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन कंक्लूड ln K2/K1 एट 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन ln K2/K1 एट 200 डिग्री सेल्सियस से 210 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस। यहां पर भी कितना आपके पास डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस ही है, यहां पर भी आपके पास क्या है 10 डिग्री सेल्सियस ही है। लेकिन लोअर टेंपरेचर रेंज के अंदर आपके पास
रेट कांस्टेंट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आपके पास यहां पर फीचर नंबर 3 था। फॉर सेम एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट इज मोर सेंसिटिव एट लो टेम्परेचर रेंज। लो टेम्परेचर रेंज के ऊपर आपके पास जो रेट कांस्टेंट होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये आपके पास था फीचर नंबर 3। देन द हाई टेम्परेचर रेंज फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ द सेम टेम्परेचर डिफरेंस। ये चीज मैं आपको समझा भी चुका हूं। अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि मैंने लिया हुआ है गेट 2007 का। क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा अगर आपको फीचर समझ में आए। फीचर समझ में नहीं आए तो शायद क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, राइट। क्वेश्चन अब हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, द रेट कांस्टेंट ऑफ टू रिएक्शन एट टेम्परेचर T आर K1T एंड K2T एंड द कोरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जीज आर E1 एंड E2 with E2 greater than E1 when temperature is raised from T1 to T2 which one of the following relation is correct। तो अगर आपको फीचर समझ में आ गए तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इस चीज को मैं एक बार आपको यहां पर अच्छे से समझा देता हूं कि आखिर क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है आपसे। देखिए आपके पास यहां पर कोई दो रिएक्शन है, मान लीजिए रिएक्शन में पास यहां पर क्या हो रही है, ए से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, बी से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो दो आपके पास क्या है, रिएक्शन है। आपको ये भी गिवन है कि जो फर्स्ट रिएक्शन है इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आपके पास यहां पर E1 है और यहां पर कितनी एक्टिवेशन एनर्जी के पास E2 है। और ये भी आपको गिवन है कि जो आपका E2 है वो आपका E1 से जो है वो बड़ा है। ये चीज, ये रिलेशन आपको गिवन है। अब आपको बोला गया कि अगर आप इस रिएक्शन के लिए, दोनों ही रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को T1 से T2 के लिए रेज करोगे, इसमें आपको क्या करना है, T1 से कहां जाओगे, T2 में जाओगे, और इसमें भी आप लोग क्या करोगे, T1 से कहां जाओगे, T2 के लिए जाओगे। तो दोनों ही आपके पास रिलेशन के यहां पर क्या निकलने वाला है, कोई रेट कांस्टेंट रेशो निकलने वाला है। रेट कांस्टेंट रेशो की मैंने क्यों बात की, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन के पास यहां पर क्या है, K1 इंटू में T2 प्लस K1 अपॉन में T1, और यहां पर पास क्या होता है, रेट कांस्टेंट रेशो होता है। यानी कि यहां पर भी आप लोग क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हो T2 टेंपरेचर के ऊपर डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T1 टेंपरेचर के ऊपर। और सेकंड रिएक्शन के लिए जो आपके पास रेट कांस्टेंट वो क्या आपके पास K2 है। यानी कि यहां पर क्या लगाओगे, आप लोग K2 लगाओगे, यहां पर भी क्या लगाओगे, K2 लगाओगे। और जो फर्स्ट रिएक्शन है मेरे पास क्या होगा, K1 इंटू में T डिवाइडेड बाय K2, K1 इंटू में आपका T2 टेंपरेचर के ऊपर, आपके पास क्या है, T1 टेंपरेचर के ऊपर। तो यहां पर भी आपको निकालना है और यहां पर भी आपको निकालना है। तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया फीचर नंबर 2 के अंदर कि जिस भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको अभी बताई है, सेम उसी के ऊपर आपके पास यहां पर ये क्वेश्चन गिवन था। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी गिवन है आपके पास, यहां पर बड़ी किसकी है, E2 की। यानी कि जो सेकंड रिएक्शन है उसकी यहां पर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। यानी कि इस केस के अंदर रेट कांस्टेंट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और आपके पास जो K2 है T2 बाई T1 है, ये आपके पास जो ऑप्शन यहां पर गिवन है ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली भी प्रूव कर आपको दिखा दूं। बाकी फीचर से भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, IIT जैम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ B फ्रॉम A heat liberated is 20 kilojoule per mole. If the activation energy from B to A is 100 kilojoule per mole, then activation energy is for the reverse reaction यानी कि A to B आपके पास क्या हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं अपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को। वो आपके पास कुछ इस टाइप का बनेगा। मान लीजिए आप लोग क्या रिएक्शन ले रहे हो, ए से बी आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए से बी आपके पास यहाँ पर कोई भी रिएक्शन हो रही है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए, आपका यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रही है, ए से बी की आपके यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या हुई है, लिबरेट हुई है, यानी कि एनर्जी आपकी बाहर निकली है। यानी कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, ए आपके पास यहाँ पर होगा, बी आपके पास यहाँ पर होगा। प्रोडक्ट की एनर्जी आपके पास वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। रिएक्टेंट की होगी, ज्यादा होगी। तभी आपके पास क्या होगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो ही कितना गिवन है पास यहाँ पर 20 किलो जूल आपको गिवन है, डेल्टा एच आपको गिवन है। साथ ही आपको गिवन है इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम बी टू ए इज 100 किलो जूल पर मोल देन एक्टिवेशन एनर्जी इज फॉर द रिएक्शन ए टू बी इज। आपको गिवन है बी से ए के लिए, तो कैसे निकालते हो, बी से शुरू कर अपनी बेस लाइन को, वहां से कहां चले जाओ, ट्रांजिशन स्टेट तक चले जाओ। तो बी से आपके पास यहां पर है, यहां से आपने क्या बनाई, बेस लाइन बनाई। तो यहां से आपके पास जितना भी डिस्टेंस है, कितना गिवन आपको, ये आपको गिवन है 100 किलो जूल का। तो ये आपको गिवन है 100 किलो जूल, ये आपको गिवन है 20 किलो जूल। आपसे पूछा क्या है, ए से बी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी। तो ए से बी के पास क्या हो जाएगी, ए से बना दो बेस लाइन को, यहां पे आपके पास क्या बनेगी, बेस लाइन बनेगी। यहां से कहां तक का डिस्टेंस, आपके एक्टिवेशन यानी कि ट्रांजिशन स्टेट तक का डिस्टेंस आपको ये निकालना है। आपको गिवन क्या है, आपको पूरा भी गिवन है और आपको ये भी गिवन है। तो यानी कि 100 में से आप लोग क्या कर दो, 20 को माइनस कर दो, सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा 80 किलो जूल पर मोल। तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको यहां पर बनाकर देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया
दिया हुआ है CSIR नेट का, आपके सामने CSIR नेट 2014 का। क्वेश्चन क्या है, ए रिएक्शन A + B + C gives D, followed the mechanism। A + B से क्या हो रहा है, आपके पास AB है, लेकिन ये किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। और सेकंड स्टेप आपके पास यहाँ पर क्या है, AB + C gives D। अब दो स्टेप हो गए हैं, यानी कि इन फर्स्ट स्टेप रिमेन्स एसेंशियली इन इक्विलिब्रियम इफ डेल्टा H इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एंड E0 इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेकंड रिएक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन विल बी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3-4 बातें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह कि अगर आपके पास दो स्टेप होने वाले हैं तो आपके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर दो क्या होने वाले हैं, ट्रांजिशन स्टेट होने वाले हैं। आपके पास एक क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। उसके बाद यहाँ पर इसका लिखा हुआ है एसेंशियली इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझाऊंगा जब मैं आपको क्या बनाने वाला हूँ, यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगा। तो चलिए बनाने की स्टार्ट करते हैं कि आखिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ पर किस केस के अंदर बनता है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग क्या बनाते हो, वाई एक्सिस बनाते हो, यहाँ पर लोग क्या बनाते हो, एक्स एक्सिस बनाते हो। यहाँ पर क्या लिखते हो आप लोग, रिएक्शन की प्रोग्रेस लिखते हो। यहाँ पर आप लोग क्या लिखते हो, अपने एनर्जी टर्म को लिखते हो। यहाँ पर आपके पास क्या आती है, एनर्जी टर्म आती है। तो सबसे पहली चीज गिवन है कि आपके पास रिएक्शन क्या है, A + B + C क्या है, डी रिएक्शन हो रही है, लेकिन ये मल्टी स्टेप में हो रही है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है, A + B को मिलाया, यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास रिएक्टेंट होने वाले कौन से होने वाले हैं, A होने वाला है और B होने वाला है। तो सबसे पहले मान लीजिए रिएक्टेंट कहां पर है, इस पोजीशन के ऊपर आपके पास रिएक्टेंट रखे हुए हैं। क्या रखा हुआ आपके पास, A + B रखा हुआ है। इसकी स्टार्टिंग जो एनर्जी आपके पास क्या है, वो ये एनर्जी उसको स्टार्टिंग के अंदर दे रखी है। तो ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले वो कहां जाएगा, आपके पास AB की फॉर्मेशन होगी, लेकिन कैसे होगी, वो एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगी। तो मान लीजिए आपके पास यहां पर क्या बनने वाली, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और उसके बाद यहां पर आपके पास क्या हो गया, AB की फॉर्मेशन हो गई है। अब AB की फॉर्मेशन आपके पास हो गई है, लेकिन सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, सेकंड स्टेप में आपने यहां पर AB के अंदर C को ऐड किया है और वो D के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो D में कन्वर्ट होने से पहले वो कहां जाएगा, एक और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जाएगा। तो वो स्टेट आपको यहां पर कुछ इस टाइप से बनानी है कि आपकी जो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट है और ये आपके पास जो ट्रांजिशन बनेगी, ये एकदम सेम लेवल के ऊपर आनी चाहिए। इसे ही आप लोग क्या बोलते हो, एसेंशियल इक्विलिब्रियम बोलते हो। समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या है, एसेंशियल इक्विलिब्रियम का जो आपके पास AB बन रहा है, ये आपका जो AB है, ये यहां से इस साइड भी जा सकता है और इस साइड भी जा सकता है, दोनों ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। इसे आप लोग बोलते हो एसेंशियल इक्विलिब्रियम। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो दोनों की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एकदम सेम एनर्जी के ऊपर बनती है। और यही यहाँ पर ट्रिक थी। इसी अगर आप लोग इसको आराम से बना लोगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग काफी आराम से कर पाओगे। अब B आपका जो D आपका बनेगा वो आप लोग कहीं बना लो, इधर बना दो, मान लीजिए D आपका यहाँ बन रहा है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि आपके पास रिएक्शन कैसी होने वाली है, एक्सोथर्मिक होने वाली है। तो D जो है भाई वो रिएक्टेंट से भी नीचे आएगा, तो कहीं बना दो, उसका यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर। D को आप लोग कहीं भी बना सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपसे पूछा गया है कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ओवरऑल रिएक्शन की, तो वो आपके पास क्या होने वाली है, यहाँ से आप लोग जो आपके पास स्टार्टिंग का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बात बनानी पड़ेगी, और जो स्टार्टिंग आपके पास एनर्जी होगी आपके पास क्या होने वाली है, आपके पास टोटल एक्टिवेशन एनर्जी होने वाली है। चाहे आप लोग जाओ इस स्टेट तक, चाहे आप लोग जाओ इस स्टेट तक, दोनों के लिए क्या होने वाली है, सेम ही होने वाली है। अगर आप लोग यहाँ पर इन पीक्स को ऊपर नीचे बनाओगे तो आपके पास ऑल एक्टिवेशन एनर्जी इसके बराबर नहीं आएगी, तो शायद गलती हो सकती है। तो एसेंशियल इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट टर्म थी इस क्वेश्चन के अंदर। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई दो स्टेप की रिएक्शन होगी तो दोनों की जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है वो कहां पर आएगी, आपके पास सेम लेवल के अंदर आएगी। आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या गिवन है, द एंथैल्पी चेंज इफ डेल्टा H ऑफ इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 1। और मान लीजिए आपके पास डेल्टा H यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके पास क्या गिवन है, वो डेल्टा H गिवन है, राइट। उसके बाद वो गिवन है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेकंड रिएक्शन, ये भी आपको यहाँ पर गिवन है। कितना गिवन आपको यहाँ पर, ये मान लीजिए कितना गिवन आपको, E0 गिवन है। आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है ओवरऑल रिएक्शन कितना हो जाएगा, E0 प्लस में डेल्टा H। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को आराम से बना लोगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। इसके लिए जरूरत थी आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर 2 स्टेप रिएक्शंस। 2 स्टेप के लिए कैसे बनता है, 3 स्टेप के लिए कैसे बनता है, अगर आपको प्रॉब्लम है उन सब चीजों के अंदर तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। मैं इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे फीचर ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन से। अब पढ़ते हैं कि आखिर हमें गार्डनरी कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा इस लेक्चर के अंदर, बाकी इसको डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ln k इज इक्वल टू ln a माइनस E अपॉन में RT इक्वेशन आपके पास है। द ग्राफ बिटवीन ln k वर्सेस 1/t क्या होना चाहिए था, आपके पास स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था विद नेगेटिव स्लोप बट ए डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड। जब लैब के अंदर प्रैक्टिकल्स हुए, इससे ग्राफ बनाए गए, तो कुछ रिएक्शंस के लिए आपके पास ग्राफ कैसा आया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी आने लग गई जिनके लिए ग्राफ थोड़ा बहुत डेविएशन दिखा रहा था। और डेविएशन
डेविएशन वो कहाँ पर दिखाने लगा आपके पास, कुछ इस टाइप से आपके पास डेविएशन आने लगा। आपके पास जो स्ट्रेट लाइन थी वो स्ट्रेट लाइन लगा क्या हो गई, थोड़ी बहुत डेविएट होने लग गई बिल्कुल एक्सट्रीम एंड के ऊपर आके। अब ये डेविएट हो रही है, इसको जस्टिफाई करने के लिए गार्डनर बोला कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी जो आपके पास यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो आपके पास यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकल कर आ रहा है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से डेविएट हो सकता है। आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से जो आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन गार्डनर बोला कि नहीं भाई, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होंगे, तभी आप लोग इस ग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हो। तो उसने क्या कहा कि जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन थी K इज इक्वल टू AE⁻−EA/RT, ये कुछ इस फॉर्म की ना रहकर कुछ इस फॉर्म की होनी चाहिए, जो कि क्या है K इज इक्वल टू AT⁻N⁻E⁻−E/RT। अब एक गलती आप लोग बिल्कुल भी मत कर देना, इस E को आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी मत बोल देना। एक्टिवेशन एनर्जी आपकी हमेशा यही रहेगी, जो भी आपकी ये फॉर्म निकल कर आती है इस फॉर्म को आपको रिलेट करना पड़ेगा आर्हेनियस की इक्वेशन से, वहां से आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। यहां पर आपके पास क्या है, स्टार्टिंग के अंदर कुछ कांस्टेंट है, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, T⁻n है, और इस T⁻n की वजह से आपका एक्टिवेशन एनर्जी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है और आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, और आप लोग इस ग्राफ को जस्टिफाई भी करने लग जाते हो। जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, E प्लस में nRT हो जाएगा, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या हो जाएगा, AT⁻n⁻E⁻n। ध्यान देखिए इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन की फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसी फॉर्म की इक्वेशन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चाहे आप लोग पढ़ोगे कोलिजन थ्योरी या फिर आप लोग पढ़ोगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, कोई भी थ्योरीज पढ़ोगे उन सभी के अंदर हम लोग रेट कांस्टेंट की अब से ये वाली फॉर्म लेकर जाएंगे। ए आपका यहाँ पर भी कांस्टेंट है, एन आपके पास कोई नंबर होता है जो कि आपका अलग अलग होगा अलग अलग थ्योरी के अंदर। अगर आप लोग बात करते हैं कोलिजन थ्योरी की, वहाँ पर एन क्या होता है आपके पास 1/2 के बराबर होता है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपका ये n1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, इसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। उन सब चीज़ों को हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। E⁻−E/में है, और अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो आपको इस फॉर्म को इससे रिलेट करना पड़ेगा। जैसे ही रिलेट करोगे आपके पास निकल कर आएगा जो EA होता है वो आपके पास होता है E प्लस में nRT, जो आपके पास A होता है वो क्या होता है A इंटू में T⁻n⁻E⁻n। बोथ EA एंड A आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। EA की टर्म में भी क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, और A के अंदर भी क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है। यानी कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दोनों क्या प्रूव हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रूव हो गया। अभी एक्सप्रेशन कैसे निकल कर आ गया, इस एक्सप्रेशन से इसका कैसे यूज करेंगे, वो सारी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर क्यों हम लोग गार्डनर कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आर्हेनियस इक्वेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर जितने भी आपके पास क्वेश्चन आए थे अलग अलग टाइप के वो मैं आपको करा चुका हूं। तो कुछ क्वेश्चन छोड़े भी है मैंने, वो क्वेश्चन आप लोग कर देखिए। अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल के ऊपर नहीं हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।